नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग एक बार फिर से आपका स्वागत है एंशिएंट हिस्ट्री की एक और क्लास में। हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत पाषाण काल का अध्ययन कर रहे हैं। पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति और विकास, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल के तीनों भागों को निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद मध्य पाषाण काल का टॉपिक पूरा हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है नव पाषाण काल। इंसान ने नव पाषाण काल में किस तरह की चीजों का प्रयोग किया, पत्थर का ऐसा कौन सा प्रयोग था जिसकी वजह से गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसको नव पाषाणी क्रांति तक कह दिया। जाहिर बात है कि पाषाण काल के तीनों स्टेज में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में प्रयोग तो पत्थर का ही हो रहा है, लेकिन पत्थर के प्रयोग में भी आपने सिर्फ पूरा पाषाण काल में ही कई स्टेप में परिवर्तन देखा है। मध्य पाषाण काल में तो बहुत अच्छा परिवर्तन देखा है और नव पाषाण काल में पत्थर के ही प्रयोग में इतना परिवर्तन देखने को मिलेगा कि इसको नव पाषाणिक क्रांति कह दिया गया। देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए, नव पाषाण काल, सबसे पहली बात आपसे पूछी जा सकती है कि नव पाषाण काल के जनक, इस शब्द के जनक कौन है? तो ये नाम आपको याद रखना है, सर जॉन लुवाक इस बात के ये जनक हैं। इन्होंने इसको क्या कहा है? नव पाषाण काल कहा है। अब इन्होंने हिंदी तो नहीं लिखा होगा, इन्होंने नियोलिथिक, पहले नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। गार्डन चाइल्ड है, इन्होंने कहा कि यह सिर्फ नव पाषाण काल कहना इसको ठीक नहीं है, ये तो नव पाषाणिक क्रांति है। यानी नव पाषाणिक, पाषाण के नवीन प्रयोग में एक क्रांति की तरह यह समय देखा जाता है। यानी मानव ने यहां बहुत ज्यादा तेजी से विकास किया, या पत्थर नहीं लेकिन बहुत तीव्र। तो क्रांति किसे कहते हैं? जब किसी चली आ रही व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए तब उसको क्रांति कहा जाता है। तो देखेंगे ऐसा क्या ही प्रयोग जो है मानव ने किया कि इसको क्रांति लिखना पड़ा। अब देखिए क्यों ये क्रांति है, क्योंकि यह एक महान परिवर्तन का समय है। याद रखना बच्चा, ये दोनों चीजें पूछी जा चुकी हैं। नव पाषाणिक क्रांति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। और यह महान परिवर्तन का समय है, ये भी इन्हीं ने कहा। ये नव पाषाणिक क्रांति कहने की वजह यही थी कि ये क्या है? एक महान परिवर्तन का समय है। तो क्या परिवर्तन है? देखिए, सबसे पहले है कृषि की शुरुआत। अभी तक मानव सिर्फ खाद्य संग्राहक था, पशुपालन करता था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन करने लगा। उससे पहले वो सिर्फ जीवों को मार के खा सकता था वृक्ष से फल खा सकता था, लेकिन वह किसी चीज को डेवलप नहीं कर सकता था, बना नहीं सकता था। पहली बार ऐसा हुआ कि उसने कृषि की शुरुआत की है, वो खुद से पौधे उगाने लगा है। और ये भी बच्चों कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं होगी। जरा सोचिए ये घटना किस प्रकार से घटी होगी कई हजार सालों में। मानव के जो झुंड कबीले रहा करते थे, वो कबीले जानवर खाने के साथ साथ कुछ विशेष प्रकार के पौधों को खाना पसंद करते थे। और ये जो पौधे होते थे छोटे छोटे, ये एक निश्चित मौसम में ही उगा करते थे कुछ स्थानों पर। तो जब इन्होंने एक बार वो पौधे खा लिए होंगे या उनसे निकलने वाले दाने खा लिए होंगे, ये गेहूं या जौ वगैरह ऐसी चीज रही होगी, तो इन्हें वो अच्छे लगे, इनसे ऊर्जा महसूस हुई। लेकिन कुछ ही समय में आपने देखा, इन लोगों ने देखा होगा कि वो पौधे वहां से नष्ट हो गए, सारे खा लिए, अब वहां नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद वो पुनः वहां मिल रहे हैं। तो इससे कई सालों में इन्हें ये चक्र समझ में आ गया होगा कि एक निश्चित समय में ये पौधे यहां उगते हैं। कुछ लोगों को पता चला, और को पता चला, और को पता चला, फिर कई कई झुंड उस जगह जाने लगे होंगे उन्हीं विशेष प्रकार के पौधों को खाने के लिए। अब उस पौधे पर जब बहुत सारे लोग खाने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ चालाक लोग वहां पहले पहुंचे होंगे कि नहीं, इतना हम खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। उनके सब आसपास के लोग उसको घेर के खड़े हो गए कि इतना हम खाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे पहली बार अधिग्रहण चालू हुआ और इतना हम सभी लोगों ने अपना कब्जा लिया, इतना हम खाएंगे। अब जो पहले पहुंचेगा
वो पहले खाएगा। तो ये पहले पहुंचने के क्रम में एक समय ऐसा आया होगा, हालांकि ये समय आने में कई 100 साल लग गए होंगे, लेकिन ऐसा समय आया होगा जब किसी झुंड ने ये निश्चित किया होगा कि हम इस मैदान को छोड़कर जाएंगे ही नहीं, इधर ही बैठ के इंतजार करेंगे फिर से उस घास के या उस पौधे के आने का। समझ रहे हैं? बस यहीं से इस बात की शुरुआत होती है कि उन्होंने उस पौधे में जानकारी लेना चालू किया, उसमें रुचि दिखाई, और फिर कालांतर में उन्होंने उस पौधे से यह सीख लिया कि इसी के कुछ दाने जब गिरते हैं तो जमीन से नया पौधा होता है। और उन्होंने किसकी शुरुआत की? कृषि। जब कृषि की शुरुआत की तो उसे दूसरे जानवरों से बचाना भी पड़ता था। इसकी वजह से उन्होंने स्थायी आवास बनाना चालू किया। तो कृषि एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें स्थायी आवास बनाना पड़ा। और जब अपना खेत बनाओगे तो उसको रखाना तो पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं था कि बैल लगा के बिल्कुल खेत की जुताई करने लगे, बीज डाल दिए, अल्लड़ सी फसल उगाने लगे। समझ रहे हो? अब ये फसल जब वो उगाने लगे तो उसके लिए घर बनाना पड़ा, घर बनाना पड़ा तो किसी को रुकना पड़ा। अब घर पे कौन रुकेगा? जब तक फसल बड़ी नहीं हो रही है तब तक तो कुछ खाना पड़ेगा ना। तो कैसे खाया जाए? अब एक लोग को खेत के लिए रुकना है तो खेत के लिए कौन रुकेगा? जो और काम भी करेगा। तो जो मादा हुआ करती थी, इस समय कह सकते हैं स्त्रियां थी, इस समय स्त्री कहां तक कहा जाए तो जो मादा थी वो घर पे रुकी क्योंकि उसके साथ बच्चे थे, और जो नर था वो शिकार पे गया और वही शिकार करके इनके लिए लाने लगा। ये वो पहला टाइम था, यहीं से लेके आज तक की कहानी चली आ रही है। जब पुरुष ऑफिस जाता है पहली बार पुरुष अकेला काम पर निकला, तब कृषि की शुरुआत के बाद स्थायी आवास बने। फिर देखो जब फसल आ गई, गेहूं इकट्ठा, जौ इकट्ठा कर लिया मान लीजिए उन्होंने कुछ जौ ऐसा इकट्ठा करके रख लिया। अब भी तो इस जौ को खतरा है चूहों से, कीड़ों से, तो उन्होंने इसके आसपास मिट्टी लगाई होगी। फिर चूहे कूदे होंगे तो ऊपर और मिट्टी और मिट्टी और लगाते लगाते इन्होंने जो है एक आकृति बनाई होगी। ठीक है? और ऐसे ही क्या बना होगा? पहला वो जो है क्या बोलते हैं उसको, ये बना होगा बक्सा जिसमें जो अनाज है वो रखा जाता है। ठीक है? नाम जानते हैं तो बताएं क्या कहते हैं इसको? इसका नाम तो एग्जैक्टली हम भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे इन्होंने मृद भांड मिट्टी के बर्तन बनाने चालू किए, और ये दोनों ही तरीके से बना लेते थे, हाथ से भी और चाक से भी। अब बड़े पैमाने पर पशुपालन भी चालू कर दिया। पशुपालन आपने देखा मध्य पाषाण काल में इन्होंने चालू कर दिया था। चालू कहां किया है? मध्य पाषाण काल में। लेकिन अगर पूछे कि बड़े पैमाने पर कब चालू किया है, तो नव पाषाण काल में मानव ने बड़े पैमाने पर पशुपालन चालू कर दिया था। ऐसे ही चकमक उद्योग चालू किया। चकमक उद्योग क्या था? जो इनके उपकरण थे उनको पॉलिश करने लगे थे। जो उपकरण हैं उनको पॉलिश करके चमका के प्रयोग करने लगे, जिससे वो ज्यादा बेहतर जो है असर अपना दिखाते थे, जल्दी से काम कर पाते थे और खराब नहीं होते थे। हड्डी के उपकरण बनाने लगे। ये काम सिर्फ दिमाग से हो सकता है, ये कोई ऐसा अल्लड़ आदमी नहीं कर सकता है। तो हड्डी के ये उपकरण बनाने लगे। ये सब वजह है जिसकी वजह से गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा? एक महान परिवर्तन का समय और नव पाषाणी क्रांति कहा। बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए मानव ने, एकदम से बुद्धि का विकास हुआ। प्रमुख खोजकर्ता इसके कौन है? इन पर नजर देखते हैं। एक है ली मैन्सुयर। ली मैन्सुयर ने इस नव पाषाण काल के उपकरणों को उत्तर भारत में खोजा है। इसी समय पर नेवेलियन फ्रेजर ने दक्षिण भारत में इन उपकरणों को खोजा है। दोनों ही परीक्षाओं में बहुतायत पूछे जाते हैं। ली मैन्सुयर उत्तर भारत याद रखना, और नेवेलियन फ्रेजर दक्षिण भारत, इन्हें भी आप याद रखेंगे। तो ये तो जानकारी है नव पाषाण काल की। यहां से प्रश्न बनते हैं ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहां से। नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो देखो, ये एरिया आप लोग जानते हैं कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर में दो जगह आपको दिख रही है, एक बुर्ज होम और एक गुफ कराल। दोनों ही नव पाषाण काल की जगह है। बुर्ज
इधर देखिए, बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये आप जानिए। बुर्ज होम का माफ कीजिए, थोड़ा खांसी हो गई है। अर्थ होता है जन्म स्थान। ठीक है, पूछा जा चुका है, क्या होता है, जन्म स्थान। बुर्ज होम का अर्थ ही क्या है, जन्म स्थान है। यहां पर क्या मिला है तो समझना, यहां पर मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते को, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यानी जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफना देते थे। ठीक है, अब ये कुत्ते सबसे पहले मानव ने जो पालतू बनाया वो कुत्ता ही था, क्योंकि कुत्ता इंसान की शिकार में मदद करता था। कुत्ते दरअसल भेड़िए की प्रजाति से आते हैं। कुछ भेड़िए ऐसे थे जो पालतू बन सकते थे, तो जो पालतू बन सकते थे वो कुत्ते बन चुके हैं, जो पालतू नहीं बन सकते थे वो आज भी भेड़िए हैं। समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसे भेड़िए थे जो कि संभवतः उतने ज्यादा समर्थ नहीं रहे होंगे कि वो अपना शिकार कर पाए या कुछ ऐसा करें, तो उन्होंने इंसानों के साथ रहना मंजूर किया। इंसान और कुत्ते ने एक दूसरे की मदद से आगे शिकार किया या और चीजें की, तो ऐसे मानव और कुत्ते ने साथ रहना चालू किया, जो अभी तक रहते हैं। ठीक है, जो आज आपके टॉमी मोती होते हैं, ये इस समय से साथ रह रहे हैं इंसान के। ठीक है, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिलता है। ठीक है, अब आपको यहां पे क्या पता रहना चाहिए कि ये पारलौकिक जीवन में यकीन करते थे, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये कुत्ता जिस दुनिया में भी व्यक्ति जा रहा है वहां भी इसके साथ जाएगा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि ये थोड़े बहुत कुछ पारलौकिक जीवन में भी विश्वास करने लगे थे। इतना इनका दिमाग विकसित हो गया था, क्योंकि इंसान को दफना रहे हैं, उसके साथ कुत्ता भी दफना रहे हैं। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा विश्वास करने लगे थे। ऐसे ही गुफ कराल, गुफ कराल का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों कुम्हार की गुफा। ठीक है, अर्थ क्या होता है, कुम्हार की गुफा। आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने मैप में लिख दिया आप भी मैप में ही लिख लें। आप इसको अलग से लिखें कि किसका क्या अर्थ है, कहां क्या मिला है। ठीक है, आपको समझ में आ जाए, मैं यही लिख दे रहा हूं। इसलिए कुफकराल का अर्थ क्या है, कुम्हार की गुफा। यहां मिला क्या है, हड्डी उपकरण मिले हैं, हड्डी उपकरण मिले हैं। और क्या मिला है, कुछ मृद भांड मिले हैं। तो कुछ मृद भांड मिले हैं, हड्डी के उपकरण मिले हैं, और गुफकराल का अर्थ क्या होता है बच्चों, कुम्हार की गुफा इसका अर्थ होता है। अब देखिए, ये तो कहानी किसकी है, जम्मू कश्मीर की है। इसके अलावा देखिए मेहरगढ़, ये दिख रहा है ना, मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इसकी बदनसीबी है, ये पाकिस्तान में। तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ से क्या है, एक तो यहां से सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य, सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। ठीक है, सबसे पुराने भैंस पालन के साक्ष्य वो भी यहीं से मिलते हैं। बोलो बात क्लियर है। अब यहां कौन कौन सी फसल ये उगा रहे थे, तो याद रखना, ये लोग जौ उगा रहे थे। ठीक है, ये लोग रागी भी उगाते थे, सरसों भी उगा रहे थे, है ना, कपास भी उगा रहे थे। कई तरह की चीजें ये लोग यहां पर उगाने लगे थे। बोलो बात क्लियर है। इसके बाद देखिए बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, तो इनको जरा हम यहाँ क्लियर करके लिख देते हैं। इसका आप एक तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम देखते हैं। ठीक है, एक फसल और लिख लो, अंगूर।
अंगूर भी उगाते थे, ये पूछा गया है कई बार। तो ये अंगूर भी उगाते थे। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद हम इसको यहां से मिटा देते हैं। देखो जरा, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखिए कोल्डी हवा, इसको यहां से ऐसे हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कोल्डी हवा से क्या मिला है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोल्डी हवा, चोपानी मांडो और महगरा, ये तीनों ही कहां पर हैं। तो ये तीनों ही यूपी में हैं और तीनों ही प्रयागराज में हैं। बोलो, बात क्लियर हो गई। कोल्डी हवा, चुपानी मांडो और महगरा, ये सब के सब बच्चों किस जगह पर आते हैं? ये आपके प्रयागराज में आते हैं और यहीं पर आपके सबसे पुराने साक्ष्य भी चावल वगैरह के मिले हैं। बोलो, समझ में आ रही है आपको बात? देखो, तो कोल्डी हवा से देखते हैं। सबसे पहले देखिए कोल्डी हवा, यहां से प्राचीनतम प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं चावल के। प्राचीनतम साक्ष्य चावल के कहां से मिले हैं? कोल्डी हवा से मिले हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अब दूसरा देखिए चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से क्या मिला? अगर आप देखिए, आप यूपी से हैं तो आपके लिए याद करना बहुत आसान है, ठीक है। और अगर आप यूपी से नहीं है तो भी आसानी से याद कर ही सकते हैं। चौपानी मांडो में देखिए क्या क्या चीजें मिलती थी। तो एक तो प्राचीनतम मृद भांड, अब यहां यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा वहां जगह कम है। प्राचीनतम मृद भांड इस समय के यही मिले हैं, ठीक है। प्राचीनतम मृद भांड इसी जगह पर मिले हैं। बोलो, क्लियर है? इसके अलावा चौपानी मांडो में जो आवास मिले हैं, जो झोपड़ी मिली है, वो इस तरीके से घनी होकर बनाई गई हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? मधुमक्खी के छत्ते जैसी, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां मिली हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां मिली हैं। बोलो बच्चों, याद हो गया? तो ये चीज है। अब इसके बाद देखिए महगरा आता है। तो महगरा से भी तो कुछ खास मिला ही होगा। देखो, फिर से ब्लैक का प्रयोग करके महगरा को देख लेते हैं। महगरा से बच्चों प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य मिले हैं महगरा से, ठीक है। अब ये देखिए उतनूर, कोडेकल, यहां से राख के टीले मिले हैं, ठीक है। यहां आप नोट कर लेना क्या मिला है? राख के टीले मिले हैं। इन जगह से याद रखना रागी की फसल के प्रमाण मिले हैं। रागी की फसल के प्रमाण मिले हैं। अन्य इसी तरह के जैसे मृदभांड है या झोपड़ी है और यहां भी मिले हैं, लेकिन वो एकदम प्राचीनतम नहीं है। इनका जो इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया। बाकी पूरे दक्षिण भारत में रागी की फसल के प्रमाण मिलते हैं, ये बात याद रखना। हमें इसको यहाँ नोट करके लिख भी देते हैं ताकि कहीं आप भूल ना जाए। दक्षिण भारत में रागी की फसल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। यहां पर रागी की फसल ही होती थी, इसके यहां पर प्रमाण मिले हैं, ठीक है। अब देखो क्या कुछ रह गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ चिरांद रह गया। देखो चिरांद में क्या मिलता था, जगह थोड़ी कम बची है, हम यहां देखो लिख रहे हैं, ठीक है। चिरांद, चिरांद ये बिहार में है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। चिरांद में प्राचीनतम नहीं, सर्वाधिक
हड्डी के उपकरण मिले। तो अगर ये पूछा जाए कि आपको सर्वाधिक हड्डी के उपकरण कहां पर मिले हैं, तो भी देखो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक हड्डी के जो उपकरण हैं वो बिहार के चिरांद में मिले हैं। तो ये वो प्रमुख स्थल हैं नवपाषाणिक काल के जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हर एक को याद रखना। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या मिला है? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और जैसे अंगूर की खेती, जौ और सरसों, कपास वगैरह इसके साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम भैंस पालन, ठीक है। महगढ़ा प्राचीनतम गौशाला। चौपानी मांडो आपने देख ही लिया, प्राचीनतम मृदभांड मिले हैं। और मधुमक्खी के जैसे यहाँ पर जो है झोपड़ी आवास वगैरह मिले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके बाद हम आपको बताएंगे अगले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो अब से हम लोग वहां जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो, ये वीडियो सब लोग आप इनका जो है एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए जो आपकी निकटतम परीक्षाओं में काम आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।